सुनो ऐसा नहीं करते बाय मैमूना खुर्शीद अली। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। गुलकारा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। लाउंज में एक हंगामा बरपा था। खूबसूरत मलबूसात जेब तन किए हुए, खुशखपियाँ लगाते, कहके बखेरते उसकी ढेरों सहेलियां और कजन्स महफिल का रंग जमाए हुए थीं। निग्गी खाला के बकौल उसका ननियाल जहाँ इकट्ठा हो जाए वहाँ तकरीब का सा समा हो जाता है, और ठीक ही कहती हैं। 3 दिन पहले जब बड़े और छोटे मामू अपने अहल खाना के साथ पिंडी से, और अगले ही दिन फरी खाला हुमैरा और सुमैरा के साथ कराची से आई, तो घर की रौनक ही दोबाला हो गई। रात गए तक हंगामा, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला लगा रहता। बाजारों के चक्कर, हंसी मजाक और छेड़छाड़, शाम में सब उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते। ढोलक पे गाने गाए जाते, फुल वॉल्यूम में डेक बजता, गर्ल्स खूब रौनक होती। ऐसे में साथ की शौकियाँ अपने अरूज पे होती। ज़बरदस्ती उसकी फ्रेंड्स के दरमियान आ बैठता, ढोलक ऐसी ज़बरदस्त बजाता कि बस। आजकल तो संजीदा से हैदर भाई भी बड़े खुश और मगन से नजर आते। इस तब्दीली के महरिकात का कुछ कुछ अंदाज़ा तो उसे था, लेकिन इस सारी रौनक और हंगामे में अली उसे बुरी तरह याद आता। काश अली तुम यहाँ होते। बेख्तियार ही उसकी आंखें छलक पड़ी। अरे जीना, क्या हुआ? मोमो की पूछने की देर थी, वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। निकी खाला ने जो उसे यूं रोते देखा तो अपना सर पीट डाला। मेरे खुदा, इस लड़की का तो दिमाग खराब है। रो रो कर आंखों का क्या हश्र कर दिया है तुमने। खबरदार, जो एक आंसू भी बहाया तो क्या दुनिया में तुम पहली लड़की हो जिसकी शादी हो रही है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे शादी नहीं हो रही बल्कि कैद में डाला जा रहा हो। निकी खाला ने उसे बुरी तरह लिताड़ा। ए निकी, ये कौन सा तरीका है बच्चे को चुप कराने का? अर्जुमंद बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। नानो ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। जर्द रंग के फूलों से सजे लकड़ी के खूबसूरत झूले से उठकर वो छोटे छोटे कदम उठाती नानो के बराबर जा बैठी। बेटा, ये दिन तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। हर लड़की को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। ये जमाने का दस्तूर है। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं, लेकिन बेटा, अपने लिए नहीं तो इन सब के लिए हौसले से काम लो। इस वक्त को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो, कि बेफिक्री के ये दिन वापस नहीं आएंगे। नानो उसे अपने साथ लगाए धीरे धीरे समझा रही थी। अब बिल्कुल नहीं रोना, उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए प्यार से समझाया। मामा जो किसी काम से लाउंज में आई थी, जीना को यूं रोते देखकर खुद भी रो पड़ी। माइयों के दिन से उसका यही हाल था। भाई जरा सा मजाक करते या दोस्त ने छेड़छाड़ करती, वो एकदम रो पड़ती। पता नहीं वो इतनी हसास क्यों हो रही थी। उन्होंने एक नज़र जीना के चेहरे पे डाली, जहाँ शर्म व हया और खुशी के फितरी रंगों के बजाय अजीब सी परेशानी और खौफ छाया हुआ था। कहीं वाकई जीना के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई। वो अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी जब पीछे से आती हैदर की आवाज़ पे चौंक गई। मामा, मैं ज़रा शहबाज की तरफ जा रहा हूँ। हम सब फ्रेंड्स डिनर वहीं करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ काम था, मार्केट से कुछ चीज़ें मंगवानी थी। मैं पहले ही लेट हो गया हूँ, आप सादी को भेज दें। मैं उसे अंदर भेजता हूँ। वो तेजी से बाहर निकल गई। मामा सादी से खाने के लिए कुछ चीजें मंगवा रही थी, जब भी बोली, छोड़े ना हाला, आप कहाँ साथ भाई ये सब लेने जाएंगे। इससे तो अच्छा है हम सब कहीं बाहर ही डिनर कर आए। वापसी में आपके लिए नान कबाब भी लेते आएंगे। हनी ने तजवीज़ पेश की, जिसे फौरन ही सब यंग पार्टी ने कबूल कर लिया। चलो, तुम क्या सोच रही हो? जरी ने अर्जुमंद को मुतवज्जे किया। मैं तो नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। कैसे नहीं जा रही? चलो उठो। निकी खाला ने उससे जबरदस्ती खड़ा किया। मामा उसके जाने के हक में नहीं थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। चलो अच्छा है, शायद इस तरह कुछ तबीयत बहल जाए। सबके इसरार पर वो राजी हो गई। रुको जरा, मैं चेंज कराऊं। जी, आप इसी हुलिये में चले, वहां कोई तुम्हें नहीं देखेगा, और वैसे भी ये कपड़े अब कल ही चेंज करना। सबने जबरदस्ती उसे उसी हुलिये में घसीट लिया। गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे थे। सबके हंसी मजाक और म्यूजिक को वो काफी इंजॉय कर रही थी। ये सुमेरा जी कहाँ खोई हुई हैं? सुमेरा, जो वाकई नुसरत फतेह अली खान के लोए लोए आजा माही में गुम थी, चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? यही कि लगता है गाने के बोलों ने कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है आप पर। साथ ही उसे छेड़ा तो वो बुरी तरह झेम गई। सबके इसरार पर भी जीना पिज्जा हट पे नहीं उतरी। मोमो भी उसकी वजह से गाड़ी में ही रुक गई थी। जब काफी देर तक साथ नहीं आया तो मोमो बोली, ये साथ तो हमें अंदर जाकर भूल ही गया है। तुम रुको, मैं खुद ही कुछ लेकर आती हूँ।
मोमो ये कहती हुई अंदर चली गई, और जब मोमो को गए हुए भी 10 मिनट से ज्यादा हो गए और उसमें मजीद सब्र का यारा ना रहा, तो उसने भी जी कड़ा करके अंदर जाने का फैसला कर लिया। अभी उसने गाड़ी से नीचे कदम ही रखा था कि बराबर में एक गाड़ी आकर रुकी, और उसकी ड्राइविंग सीट से जो शख्स निकला, उसे देखकर वो जहां की तहां खड़ी रह गई। उसका जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। दूसरी तरफ शहबाज को भी हैरत का शदीद झटका लगा था। अभी कल ही शाम में सवेरा जब चचा जान की तरफ से होकर आई तो खूब ही उसे छेड़ रही थी। शहबाज, तुम भी किसी ब्यूटी सैलून का अपॉइंटमेंट ले लो। जीना तो मायूं के सादा सी रूप में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊं। तो फिर सोचो शादी के दिन तैयार होकर कैसी लगेगी। तुम भी अपना कोई इंतजाम कर लो ताकि उसके साथ बैठने के काबिल हो सको। वो बज़ाहिर तो बेनियाजी से ये सब सुनता रहा, लेकिन दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी थी कि वो भी उसे इस रूप में देख सके। अल्लाह जी कितने मेहरबान हैं। उसने दिलचस्पी से उसका जायजा लेते हुए सोचा। जर्द रंग के चूड़ीदार पाजामे कुर्ते में कोटा लगा दुपट्टा ओढ़े, कलाइयों में जर्द चूड़ियां पहने वो सादा सी रूप में भी बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। रोते रहने की वजह से उसके चेहरे और आंखों की सुर्खी में इजाफा हो गया था। यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए पूछा। वो सब लोग डिनर के लिए आए तो मुझे भी जबरदस्ती साथ ले आए, उसने उंगलियां चिटखाते हुए जवाब दिया। अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी चली जाओ। शहबाज ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उसकी गिरती उठती पलकों और हाथों की लर्जिश को देखा, जबकि वो बदस्तूर लब को चलते हुए दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द कर रही थी। इतना डर क्यों रही हो? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें मैं। उसके ये कहने की देर थी, वो जो बड़ी मुश्किल से खुद पे जब्त किए खड़ी थी, एकदम से रो पड़ी। शहबाज के जज्बात पे जैसे ओस पड़ गई। जिया, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब फैसले का इख्तियार ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास। अब जो कुछ है डट कर उसका मुकाबला करो। वैसे भी मेरे तुम्हारे दरमियान जो मामलात हैं, उन्हें बात के लिए उठा रखो। उसका हिसाब किताब बाद में होगा, इस वक्त तो अंदर चलो। शहबाज का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा और सर्द था। जीना का दिल खौफ से धक धक करने लगा। तुम खुद ही अंदर चल रही हो या फिर मैं? उससे जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं यही ठीक हूँ आप। इससे पहले कि जीना अपना जुमला मुकम्मल करती, शहबाज आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम कर अपने साथ लिए आगे बढ़ा। हॉल में जब सबने उन्हें यूं साथ आते देखा तो खूब हूटिंग की। ओहो, तो ये बात है। आप दोनों तो बड़े ही तेज निकले। चारों तरफ से ऐसे ही जुमले सुनने को मिल रहे थे। मेरी ऐसी मजाल, ये तो अल्लाह जी ही की मुझ पर मेहरबान अल्लाह जी ही मुझ पर मेहरबान है। यकीन जाने बाहर पार्किंग लॉट में इन्हें देखकर तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इन्हें सबने कोर्स में शहबाज की नकल उतारी और गलती ही की। अच्छा भला ये कह रही थी कि बाहर ही बैठकर गपशप लगाते हैं, वो तो मैं ही इन्हें जबरदस्ती अंदर ले आया। शहबाज ने सर पर हाथ फेरते हुए मसनूई तासुब से कहा, इसका मतलब है शहबाज भाई कि आपसे ज्यादा तो जीना ही अक्लमंद है। हनी के बेसाख्ता जुमले पर सबके कह के गूंज उठे। मेरा ख्याल है मैं अब चलूं, हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा, शहबाज ने कहा। तो सब फिर हंस दिए। शहबाज अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ गया जो उसके मुंतजिर थे। वो जानता था कि वहां भी उसका होम रिकॉर्ड लगना है। वो तो शुक्र था कि हैदर अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ जीना का शर्मिंदगी और खिफ्त के मारे बुरा हाल था। सबके इसरार पर भी उसे किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया और जल्दी जल्दी का शोर करके सबको जबरदस्ती उठाया। वापसी पे आइसक्रीम, सबकी छेड़छाड़ और हंसी मजाक भी उसका मूड बहाल नहीं कर सकी। गहरी खामोशी उस पर छाई रही। घर आकर वो सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, मगर यादें उससे सता रही थी। गुजरे हुए दिनों को याद करके कतरा कतरा आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। ओह माय गॉड, ये एक कैसे बच गया? घड़ी पे नजर पड़ते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो हड़बड़ा कर उठी और यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में घुस गई। नहाकर बालों में जल्दी जल्दी ब्रश किया। बैग और फाइल लेकर जब वो नीचे आई तो मामा टेबल पे खाना लगा रही थी। मामा, ड्राइवर आ गया? नहीं, आओ तुम पहले खाना खा लो, अभी तो काफी टाइम है। मैं पहले मोमो को कॉल कर लूँ। वो फोन की तरफ बढ़ गई। हेलो, कैसी हो? दूसरी तरफ गालिबन मोमो ही थी। तैयारी का मत पूछो, पता है क्या हुआ? मैं पौने 11 तक पढ़ती रही। फिर मैंने सोचा 15 मिनट की ब्रेक ले लूं। मैं आंख बंद करके लेटी और जब उठी तो 1 बज रहा था। मत पूछो मेरा क्या हाल हुआ। इतनी टेंशन हो रही है कि क्या बताऊं। लास्ट चैप्टर का तो मैंने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। ओह अच्छा, हाँ तुम निकल रही हो, ठीक है मैं भी निकलती हूँ। वो फोन रखकर मामा की तरफ पलटी। अभी तक पापा ने गाड़ी भी नहीं भिजवाई, हैदर भाई भी नहीं आए। 2 बज गए हैं, 3 बजे मेरा पेपर शुरू होना है। हॉल के दरवाजे भी 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे और रास्ते में कितनी ट्रैफिक होती है। अब मैं क्या करूंगी? वो फिक्रमंदी से बोली।
जीना आराम से बैठकर खाना खाओ, शहबाज खाना खा ले तो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। और शहबाज बेटा खाना लग गया है, मामा ने रिसान से उसे टोका, साथ ही सामने सोफे पर बैठे शहबाज को पुकारा। उनके पुकारने पर वो चौंक कर पलटी और हैरान नजरों से सामने खड़े शहबाज को देखने लगी। क्या ये वाकई अभी अभी आसमान से गिरे हैं या फिर मेरी ही नजर इतनी कमजोर हो गई है? उसे दिल में सोचा और उसे सलाम करके और कैसी हो के जवाब में ठीक हूँ कहकर मामा की तरफ मुड़ी। प्लीज मामा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, और आपको पता है टेंशन में मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। मुझे बस कॉलेज जाना है, मैं पापा को फोन करती हूँ। वो फोन की तरफ बढ़ी। रुको जिया, चची से पहले जिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तब तक हैदर भी आ जाएगा। वापस आकर साथ ही लंच करेंगे, मामा क्या कहती? जबकि जीना का वो हाल था जैसे पलक झपकते कॉलेज पहुंच जाए। लेकिन जीना, तुम कुछ खा तो लो, पेपर कैसे दोगी? मामा, वापस आकर खा लूंगी, अभी तो देर हो रही है, मेरे लिए दुआ करना, खुदा हाफिज, कहती वो तेजी से फाइल और बैग उठाकर शहबाज के पीछे लपकी। गाड़ी को मेन रोड पे डालती हुई उससे एक नजर साथ बैठी जीना पर डाली, जो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए दिल ही दिल में पता नहीं क्या विर्द कर रही थी। किस चीज का पेपर है? पाक स्टडीज का। अरे पाक स्टडीज तो इतना इजी सब्जेक्ट है, तुम हाँ वहां में ही इतना परेशान हो रही हो? जी हाँ, खुद पढ़ लेने के बाद सब यही कहते हैं। वो तेजी से बोली तो शहबाज धीरे से हंस दिया। रास्ते में शहबाज ने जबरदस्ती उसे जूस और स्नैक्स लेकर दिए। खा लो जिया, पेपर देने के लिए जरूरी है कि आप फ्रेश और एनर्जेटिक हो। आप मुझे जिया क्यों कहते हैं? मेरा नाम जिया तो नहीं। जूस के सिप लेते हुए वो बोली, तुम्हारा नाम तो जीना भी नहीं, फिर सब तुम्हें जीना क्यों कहते हैं? शहबाज उसके सवाल से महजूज होते हुए बोला, वो तो सब मुझे प्यार से कहते हैं। वो यूं बोली जैसे बड़े पते की कोई बात बता रही हो। तो मैं भी प्यार से ही तुम्हें जिया कहता हूँ। शहबाज के मुंह से बेसाख्ता जुमला फिसला। जी? वो हैरत से उसकी तरफ पलटी। कुछ नहीं भाई, चलो तुम्हारा कॉलेज आ गया है, विश यू ऑल द बेस्ट। वो थैंक यू कहकर गेट की तरफ बढ़ गई। ये शहबाज भाई कुछ अजीब से नहीं हो गए? उसने उलझ कर सोचा और सर झटक कर आगे बढ़ गई। पेपर देकर बाहर निकली तो साद उसे लेने आया हुआ था। वापसी में आकर अपने पर्चे के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठी तो तब, जब साद उसके कमरे का दरवाजा पीट रहा था। क्या है? पापा बुला रहे हैं, वो बाहर बाहर से ही चिल्लाया। अच्छा, कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो लाउंज में दादी जान, तायाबू और ताई अम्मी को देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। क्या बनेगा इस लड़की का, मैं तो सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज ही नहीं इसमें। बात बाद में होती है, रोना पहले शुरू कर देती है। जरा जरा सी बात पे परेशान होती है और दूसरों को भी करती है। मैं तो आजिज आ गई हूँ। मामा की बातें सुनकर दादी जान के पास बैठी जीना का मुंह फूल गया। कोई नहीं, ये तो हमारी इतनी प्यारी बेटी है, बस कुछ एहसास ज्यादा है, ताई अम्मी ने प्यार से कहा। शहबाज ने दिलचस्पी से उसके फूले फूले नाराज चेहरे को देखा। यूं लग रहा था जैसे कोई जिद्दी बच्चा सबसे खफा होकर बैठा हो। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी बातों में मसरूफ हो गए तो वो उठकर किचन में आ गई। जिया, एक गिलास पानी तो पिलाना। अपने पीछे शहबाज भाई की आवाज सुनकर बेख्तियार ही उसे उनके दिन में कही बात याद आ गई। साथ ही उसे हैरत भी हुई। ये अभी तक यहीं बैठे हैं। वैसे तो हैदर और शहबाज भाई की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन शहबाज भाई उनके यहाँ कम कम ही आते थे। हैदर भाई ही अक्सर और बेशतर उनके यहाँ पाए जाते थे। बशीर चाचा के साथ के हाथ पानी भेजकर वो सलाद बनाने लगी। खाना तकरीबन तैयार ही था। उससे टेबल पे बर्तन लगाए और ड्राइंग रूम में आकर बोली, खाना लग गया है, सब आ जाइए। शहबाज भाई ने उसके पास से गुजरते हुए कदर आहिस्तगी से कहा, पानी मैंने तुमसे मांगा था जिया। एक लम्हे को तो वो बौखला ही गई, फिर संभल कर बोली, एक ही बात है। एक बात तो नहीं, कहते वो उसके उलझे उलझे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर आगे बढ़ गए। ये क्या मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं और ऊट पटांग बातें करते रहते हैं? उसे सख्त गुस्सा आ गया। खाना खाते हुए भी वो खुद पे उनकी निगाहें महसूस करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जीना, ढंग से खाना खाओ, दिन में भी कुछ नहीं खाया था, मामा ने उसे बेदिली से खाने खाते देखकर टोका। लगता है बशीर चाचा ने कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाई है, साद ने शरारत से कहा तो सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जानते थे उसे मीठा कितना पसंद है। खाना कम और स्वीट डिश ज्यादा खाती थी। खाना खाते ही ताया अब्बू उठ खड़े हुए और सबके इसरार पर भी चाय कॉफी के लिए नहीं रुके। जीना बाद में भी शहबाज भाई के रवैये में उलझी रही। उनका अंदाज उसे कुछ अजीब सा लगा था। उनके दरमियान हमेशा से निहायत रस्मी और तकल्लुफाना से ताल्लुकात थे। सलाम दुआ और हाल चाल से आगे न कभी शहबाज पढ़े न जीना। उसकी हैरत बजा थी। सर्द मोहरी की ये दीवार बचपन से उनके दरमियान कायम थी। मम्मी पापा के यहाँ
جب 6 سالہ حیدر بھائی، 3 سالہ علی اور 2 سالہ سعد کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے اس نے دادا دادی سے ڈھیروں محبت پائی۔ پاپا نے اس کا نام ارجمند رکھا، لیکن جب علی نے اسے جینا کہنا شروع کیا، یہی اس کا نام ہو کے رہ گیا۔ بھائیوں کے لیے تو وہ ایک ننھی گڑیا تھی جسے پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اتنے لاڈ پیار تو تیابو کے اکلوتے شہباز بھائی کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے۔ سب کی بے انتہا محبتوں اور لاڈ پیار میں پل کر بڑی ہوئی، سب کی ضرورت سے زیادہ محبت اور توجہ نے اسے کافی حساس بنا دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہونا اور گھنٹوں کڑنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ پاپا آرمی سروس میں تھے، اس لیے زیادہ تر وہ لوگ لاہور سے باہر مختلف شہروں میں رہتے۔ چھٹیوں وغیرہ میں ان کا آنا جانا لاہور لگا رہتا، لیکن اس کا دل یہاں کم ہی لگتا تھا کیونکہ یہاں اس کی کسی سے خاص دوستی نہیں تھی۔ نیرا پھوپھی کی سویرا آپی تو اس سے 4-5 سال بڑی تھیں، جبکہ انوشا 2-2.5 برس ہی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص دوستی نہ تھی۔ حالانکہ پھپھو تو اپنی اکلوتی بھتیجی کے بہت لاڈ اٹھاتی تھیں۔ چھٹیوں کے چند دن گزار کر وہ پنڈی چلی جاتی، یہاں بڑے ماموں کی ذریعے سے اس کی بہت دوستی تھی۔ کراچی سے حمیرہ سمیرہ بھی آ جاتی تو وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتی۔ نگی خالہ اور افتخار انکل جب مستقل لاہور شفٹ ہوئے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ نگی خالہ کی ہنی اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن شوخ و شریر سی ہنی سے اس کی خوب دوستی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 7th کلاس میں تھی۔ حیدر بھائی ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھے اور تیابو کے پاس ہی لاہور میں ہوتے تھے، جبکہ علی اور سعد آرمی برن ہال اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد میں بورڈر تھے۔ وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے، ممی اور تائی امی بازار، جبکہ پاپا اور تایا ابو گولف گراؤنڈ گئے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دادی جان کے پاس بیٹھتی، کبھی اندر باہر کے چکر لگاتی۔ شہباز بھائی باہر لان میں بیٹھے نوٹس بنا رہے تھے۔ وہ لان سے اٹھ کر اندر گئے تو جینا بیٹھ کر ان کے ڈائیگرامز دیکھنے لگی۔ شاید وہ پین میں انک بھر رہے تھے اور جلدی میں صحیح طرح سے انک پاٹ بند کر کے نہیں گئے تھے کہ جینا کی کوہنی لگنے سے وہ الٹ گیا اور ان کی نوٹ بک کے صفحے سیاہی میں بھگو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ شہباز بھائی سے ویسے ہی بہت ڈرتی تھی اور اس نئی افتاد پر وہ پریشان سے بیٹھی تھی کہ ان کی آواز پر اچھل پڑی۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا ہے تم نے؟ اپنی نوٹ بک کا یہ حشر دیکھ کر تو شہباز کا دماغ ہی الٹ گیا۔ اسے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ میں صبح سے اس کاپی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں نے کل یہ سبمٹ کروانی تھی، اور تم نے دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ جینا جسے آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ خبردار جو روئی تو ایک تو میری کاپی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اوپر سے رونا دھونا، ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے پنکارا تو جینا دوڑ کر اندر آ گئی، جہاں دادی جان لاؤنج میں تخت پر سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر ان کے پیروں کی طرف لیٹ گئی۔ روتے روتے جانے کا اب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دادی جان کی آنکھ کھلی تو وہ ان کے قدموں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ جینا نے بعد میں جب بھی اس واقعے کو سوچا، اس کے دل میں شہباز کے لیے ناپسندیدگی تھی، اور بعد میں مزید اضافہ تب ہوا جب پاپا اوکاڑا میں پوسٹڈ تھے۔ ان کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ علی ان دنوں کراچی میں BBA کر رہا تھا، حیدر بھائی بھی لاہور میں تھے۔ ماما اور سعد نے فوراً پاپا کو ہاسپٹلائز کرا دیا تھا۔ حیدر بھائی، تایا ابو اور شہباز بھائی کو جب اطلاع ملی تو وہ سیدھے ہسپتال ہی گئے تھے۔ گھر میں رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ شہباز بھائی جب گھر آئے تو رو رو کر اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ انہوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پاپا کی حالت اب بہتر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کسی بھی طرح اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شہباز بھائی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور ہاسپٹل لے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ پاپا نے ہارٹ اٹیک کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ مستقل طور پر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ یہ گھر دادا ابا نے اپنی زندگی میں ان کے لیے تعمیر کرا لیا تھا۔ شہباز نے MBA کرنے کے بعد تایا ابو کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حیدر بھائی MBBS کرنے کے بعد یہاں لاہور میں ہی جاب کر رہے تھے۔ علی آج کل لاس اینجلس میں تھا اور اپنا MBA کر رہا تھا، جبکہ سعد یہیں پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کی علی سے ہی دوستی تھی۔ حیدر بھائی کا تو بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا روب تھا، جبکہ علی اور سعد کو تو وہ بڑا ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں نام لے کر پکارتی اور ماما کے ٹوکنے پر بھی بھائی کا تکلف نہیں کرتی تھی۔
علی سے شروع سے ہی اس کی زیادہ بنتی تھی، گھر میں اپنے تمام پرابلمس وہ اس سے ڈسکس کرتی تھی، جبکہ ساتھ کے ساتھ تو ہر وقت اس کی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھونک ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ آج کل ایف ایس سی کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ اس نے چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کا ارادہ پنڈی جانے کا تھا، لیکن ماما نے صاف منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو اور کچھ نہیں تو کوکنگ کلاس ہی جوائن کر لو۔ کوکنگ تو اسے سخت ناپسند تھی، چائے کافی یا پھر کبھی کبھار کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی۔ ابھی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ کچن سے دور ہی بھاگتی، سارا دن یا تو کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کوئی مووی لگا لیتی یا پھر دوستوں سے فون پہ گپیں لگاتی۔ لیکن جلد ہی وہ اس فراغت اور تنہائی سے اگتا آ گئی۔ اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی، ممی پاپا کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، ساتھ پتہ نہیں کہاں تھا، جبکہ حیدر بھائی بھی اسٹڈی روم میں کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے۔ وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ جب ہی حیدر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولے، بور ہو رہی ہو؟ میں شہباز کی طرف جا رہا ہوں کام سے، تم بھی چلو، واپسی میں لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں گے۔ وہ ان کی اس فراخ دلانہ آفر پر خوش ہو گئی اور ابھی آئی کہتی چینج کرنے اپنے روم کی طرف دوڑی۔ جس وقت وہ طیہ ابو کے ہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ مچا تھا۔ لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر تو وہ نروس ہو گئی۔ مدد کے لیے حیدر بھائی کو دیکھا تو وہ غائب تھے، شاید اوپر شہباز بھائی کی طرف چلے گئے تھے۔ تائی امی اور دادو بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کی اس میں نظر پڑی تو اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ آپ کی تعریف؟ اس نے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلام ہی جھاڑ دیا۔ جواب میں بدستور سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جی وہ میں جینا، ارجمند، تائی امی کہاں ہیں؟ اوہو تو آپ ہیں جینا یعنی ارجمند، سبھی بولے، ساتھ ہی اسے یوں گھور رہے تھے جیسے اس کا ایکس رے لے رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تائی امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو جینا؟ وہ حیدر بھائی کے ساتھ۔ اچھا کہاں ہے حیدر؟ اوپر شاید شہباز بھائی کے کمرے میں۔ باہر کون آیا ہوا ہے تائی امی؟ یہ سمینہ آپا ہیں، میری بڑی بہن جو ملتان میں ہوتی ہیں، ساتھ میری بڑی بھابھی ہیں، کل ہی آئے تھے یہ لوگ۔ تائی امی نے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ لائیں تائی امی، میں فرائی کر دیتی ہوں۔ نہیں بس سب تیار ہے، تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا دو۔ وہ اسے کہتی ہیں ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگی۔ اسے جلدی جلدی کافی تیار کی تو تائی امی نے ٹرے میں دیگر لوازمات بھی سجا دیے۔ انہوں نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر کچھ سوچ کر بولی، جینا یہ تم ہی دے آؤ اوپر۔ جی کہہ کر اس سے ٹرے اٹھائی اور اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں کون سا کمرہ ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر جو پہلا دروازہ سامنے نظر آیا اسی پہ دستک دے ڈالی۔ کم ان کی آواز پر وہ اندر بڑھی۔ سامنے شہباز بھائی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی جانب ان کی پوچھت تھی۔ رکھ دو، وہ غالباً یہی سمجھے تھے کہ کوئی ملازم چائے لے کر آیا ہے۔ وہ یہ تائی امی نے کافی بھجوائی ہے۔ اس کی آواز پر وہ کرسی سمیت اس کی طرف پلٹے۔ ان کی متوجہ ہونے پر اس نے فوراً سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر اسی سنجیدگی سے گویا ہوئے، پلیز یہ ٹیبل پہ رکھ دو اور مجھے صرف 1 کپ کافی دے دو۔ کافی بناتے ہوئے وہ خود پر ان کی نگاہیں محسوس کر کے بری طرح نروس ہو گئی۔ کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا، وہ حیدر بھائی کہاں ہیں؟ جواب میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اس سے کچھ سیریز منگوائی تھیں، وہ گاڑی میں بھول گیا تھا، وہی لینے گیا ہے۔ انہوں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب پتہ نہیں اس نے کپ چھوڑنے میں جلدی کی تھی یا انہوں نے تھامنے میں تاخیر۔ گرم گرم کافی ان کا ہاتھ اور بازو جلا گئی۔ او گاڈ! جینا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہباز بھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او گاڈ! آپ کا ہاتھ جل گیا، رکے میں پیسٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم سے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب اٹھا لائی۔ لائیں میں آپ لگا دیتی ہوں، اس سے چھالا نہیں بنے گا، آپ کو جلن ہو رہی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان کر نہیں گرائی، پتہ نہیں کب کیسے گر گیا۔ وہ لرزتی انگلیوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر پیسٹ لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ ضبط کیا لیکن ماما کے بقول آنسو تو تمہاری پلکوں پہ اٹکے رہتے ہیں، اس لیے ٹپ ٹپ شہباز کے ہاتھ کی پشت پہ گرنے لگے۔ ارے جیا کیا ہوا؟ ہاتھ تو میرا جلا ہے، تم کس لیے رو رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہباز کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ پھر وہ مشکل اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولے، تم اس لیے رو رہی ہو؟ او گاڈ! ویسے میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، نہ ہی میرا ہاتھ اتنا جلا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ پیسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، محض تمہاری تسلی کے لیے لگوا لیا۔
चलो उठो, इसमें इतना रोने की तो कोई बात नहीं, शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें इतना हँसने की भी कोई बात नहीं। उसने फर्श पर से गिरा हुआ कप उठाते हुए तब कर जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिया, एक बात तो बताओ, पीछे से आती शहबाज की आवाज़ पर वो एक लम्हे को रुक गई। क्या तुम हर छोटी बड़ी बात पे इतना ही रोती हो? निहायत संजीदगी से सवाल किया गया। उसका जी चाहा हाथ में पकड़ा कप उनके सर पर दे मारे। अपने पीछे उनका जानदार कहका उसे बाहर भी सुनाई दिया। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, बदतमीज रूड इंसान। सीढ़ियां उतरते हुए वो अपने आप पर ही झुंझला रही थी। में दाखिल होते ही हैदर भाई को देखकर वो बोली, प्लीज भाई जरा जल्दी करें, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जरा दादी जान को सलाम तो कर दूं। उसकी उकताहट महसूस करते हुए वो मुस्कुरा कर बोली। वो दोनों आगे पीछे ही लाउंज में दाखिल हुए। हैदर भाई ने तो सबको खड़े खड़े ही सलाम किया, जबकि वो दादी जान के पास तख्त पर ही बैठ गई। ताई अम्मी ने उससे सबका तारुफ कराया। समीना आंटी अपनी बेटी हिना, सना और बेटे उमैर के साथ, जबकि ताहिरा आंटी अपनी बहू साइमा और बेटी निमरा के साथ आई हुई थी। हल्की-फुल्की गुफ्तगू के दौरान चाय पी गई। बातों-बातों में उसे पता चला कि हिना की शादी तय पा गई है और सब शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं। अगरचे सनाबाजी निहायत हल्के-फुल्के अंदाज में उसे उसके मशागिल और दीगर मसरूफियात के बारे में पूछती रहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था वो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं और बाकी सब भी बड़ी गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहे थे। वो सख्त उलझन महसूस कर रही थी, इसीलिए हैदर भाई के आते ही उठ खड़ी हुई और ताई अम्मी के इसरार के बावजूद खाने के लिए रुकने पर आमादा नहीं हुई। अब आप आइएगा हमारी तरफ, उसने सबको खुलूस से दावत दी, जिसके जवाब में हिना बोल पड़ी। हाँ, हम तो आएँगे ही। वो सबको खुदाफ़िज़ कहकर हैदर भाई के साथ बाहर निकल आई। घर आकर भी वो उन सब के अजीबो-गरीब रवैये के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन वो सोकर उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। रात में टीवी पे मूवी देखने बैठ गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई। सबा से तो खूब डाँट पड़ेगी। वो यही सोचती वॉशरूम में घुस गई। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो मामा के साथ दादू और ताई अम्मी को देखकर उसे खासी हैरत हुई। वो तीनों पता नहीं क्या मज़ाकरात कर रही थीं कि उसे देखकर एकदम खामोश हो गईं। उसके सलाम का जवाब दोनों ने बहुत प्यार से दिया। चलो अब यहीं ना बैठ जाना, जाकर पहले नाश्ता करो। वो जो बैठने का सोच रही थी, मामा के टोकने पर किचन की तरफ आ गई। जब वो नाश्ते से फारिग होकर बाहर आई तो ताई अम्मी जाने के लिए तैयार खड़ी थीं, जबकि मामा उन्हें खाने तक रुकने के लिए कह रही थीं। इस वक्त तो घर में मेहमान हैं, वो लोग शॉपिंग के लिए निकली तो मैं तुम्हारी तरफ आ गई। बस तुम मुझे जल्द कोई खुशखबरी सुनाओ। ज़्यादा देर ना लगाना, मैं चाहती हूँ इन लोगों की मौजूदगी में ही कोई रस्म कर लें। जवाब में मामा धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि वो उलझ कर दोनों के चेहरे देख रही थी। अम्मी, ये ताई अम्मी क्यों आई थी? कोई खास बात? हाँ, खास बात ही थी, मगर अब तो मेरा दिमाग खाने ना बैठ जाना। चलो उठो, कोई काम देखो। वो फ़ोन की तरफ बढ़ गई। उनका मूड बेहद खुशगवार था। फ़ोन पे निकी खाला से बात करते हुए उन्होंने उसे वहीं लाउंज में जमे देख कर बुरी तरह घूरा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। आखिर ऐसी भी क्या बात है जिसकी मुझसे इतनी पर्दादारी की जा रही है? उसने उलझ कर सोचा और जब रात में मामा ने उसे ये बात बताई तो उससे यूं लगा जैसे किसी ने उसके समातों पे बम फोड़ दिया हो। कितने ही लम्हे तो उसे यकीन नहीं आया। शहबाज भाई का प्रपोजल और मेरे लिए? आप सच कह रही हैं? उससे बेयकीनी से पूछा। हाँ तो और क्या, जब भाभी ने मुझसे बात की तो पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया। हालांकि मेरी तो शुरू से ही ये ख्वाहिश है। शहबाज तो मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है और तुम्हारे लिए उससे मुनासिब तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। पढ़ा लिखा, एस्टेब्लिश, सुलझा हुआ, शरीफ और हैंडसम, सबसे बढ़कर अपने घर का बच्चा, और क्या चाहिए? मैं और तुम्हारे पापा तो बहुत खुश हैं। भाभी चाह रही थी हम लोग जल्द ही उन्हें कोई जवाब दें। वो अपनी बहन और भाभी की मौजूदगी में कोई रस्म वगैरह करना चाह रही हैं। मैं सोच रही थी। जीना जो अब तक गुमसुम सी बैठी थी एकदम से बोल पड़ी। मामा, आप उन्हें मना कर दें। मामा की जुबान को एकदम से ब्रेक लग गई। लेकिन क्यों बेटा? मुझे शादी नहीं करनी। जीना, एक ना एक दिन तो तुम्हारी किसी ना किसी से शादी होनी ही है। किसी न किसी की तो तब देखी जाएगी, लेकिन मुझे शहबाज भाई से शादी नहीं करनी। उसके लहजे की कतियत महसूस करके मामा भी संजीदा हो गई। क्यों? क्या कमी है शहबाज में? उन्होंने इस्तफसार किया तो वो नाखुन खुरचते हुए बोली, कोई नहीं, बस मुझे उनसे शादी नहीं करनी। क्या बचपना है जीना, ये कोई मजाक नहीं। फिर मामा ने लाख उसे समझाया, वजह पूछी, लेकिन उसकी एक ही रट थी। जीना, तुम किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो ना? और अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो। मामा ने जिद आकर कहा तो वह हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो दी। प्लीज मामा, ऐसी कोई बात नहीं।
جینا، ایک بات میری دھیان سے سن لو، یہ نہ صرف میری اور تمہارے پاپا کی خوشی ہے بلکہ تمہاری دادی جان کی بھی شدید خواہش ہے۔ پھر بھائی جان اور بھابھی نے اتنے پیار سے رشتہ مانگا ہے، میں ان سب لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے انکار کی کوئی معقول وجہ مجھے بتاؤ، یا پھر خود کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو۔ ماما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ وہ بیڈ پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ ناپسندیدگی تو بچپن سے میرے دل میں ان کے لیے ہے۔ اس کا بہت مضبوط جواز ہے، ان کا ہمیشہ کا سرد مہر اور روڈ انداز میں اتنے اکڑ تنحو اور مغرور انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، جس پہ نہ کسی کے آنسوؤں کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی کے احساسات کا خیال ہے۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آوازوں کی شورش تھی، اس کے دماغ میں گزرے ہوئے لمحے اس کی آنکھوں میں زندہ ہونے لگے۔ اس کا دایاں گال دہکنے لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ ساری رات یہ سوچیں اس کے ذہن میں چکراتی رہیں اور اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا۔ صبح پاپا نے ناشتے کے بعد اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تو وہ چپ چاپ چلی آئی۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس، انہوں نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ بیٹا تمہیں مجھ پہ کتنا اعتبار ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، اسے دھیرے سے جواب دیا۔ کیا میں تمہارا برا چاہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر بیٹا یہی تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمہاری دادی جان کی شدید خواہش ہے۔ بہت سی ایسی نزاکتیں ہیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آنے والا وقت ثابت کرے گا اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے پاپا کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بھی بیٹا تمہاری خوشی مجھے ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ تمہیں جو بھی اعتراض ہے مجھے بتاؤ، اپنے دل کی بات کھل کر کہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ پاپا نے نرمی سے کہا۔ کیا میں پاپا کو توڑ سکتی ہوں؟ ان سب لوگوں کو دکھ دے کر کیا میں خوش رہ سکتی ہوں؟ نہیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، وہ دھیرے سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ جی پاپا، رات کو میں یوں ہی کچھ ایموشنل ہو گئی تھی، آئی ایم سوری۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت اچھی کرے، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی رو پڑی۔ آخر اس دل کو کیسے تسلی دیتی جو طرح طرح کے وسوسوں اور خوف پہ گھرا ہوا تھا۔ آگے کے معاملات نہایت تیزی سے طے پائے۔ اگلے ہی دن ماما نے نیرا پھپھو اور ان سب کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ شہباز بھائی کی کزنز اسے خوب چھیڑ رہی تھیں، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ سبھی نے اس کی خاموشی کو شرم و حیا اور جھجک خیال کیا۔ دونوں طرف زور شور سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کاش علی تم یہاں ہوتے، میں کسی سے تو اپنی الجھن ڈسکس کر لیتی۔ مومو کو جب اس کا رشتہ طے ہونے کی اطلاع ملی تو بھاگے چلی آئی۔ اندر ہی اندر سارے معاملات طے کر لیے، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی، پوری گھنی ہو تم۔ وہ اسے گلے لگائے بول رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے جینا، تم خوش نہیں ہو؟ وہ جو کتنے دنوں سے کسی غم گسار کی تلاش میں تھی ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اسے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور ہر بات منوان مومو کو بتا دی۔ وہ خاموشی سے جینا کو سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوئی تو بولی۔ جینا، میرے خیال میں تم خواہ میں اتنا جذباتی ہو رہی ہو۔ جن باتوں کا تم ذکر کر رہی ہو، ایک تو وہ بہت پرانی ہے، تم نے اب تک ان باتوں کو دل میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرے ان حالات میں کوئی بھی ہوتا وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا، اور پھر کسے غصہ نہیں آتا؟ مجھے یا تمہیں نہیں آتا۔ اگر وہ اتنے ہی روڈ اور بد دماغ ہوتے تو سب یوں ان کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی انہیں پسند کرتے۔ یوں بھی تم ان کے ماضی کے رویے کو ہی کیوں سوچتی ہو؟ کیا اب بھی ان کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال، ان کی مرضی اور پسندیدگی کے بغیر یہ سب ممکن ہے، کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں نہیں کہ ان پر زبردستی کی جا سکے۔ مومو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور اس کا خاطر خواہ اثر ثابت ہوا۔ پہلی بار اسے سارے معاملے کو مثبت انداز سے دیکھا۔ شہباز بھائی کی گہری نگاہیں اور وہ مبہم سا رویہ۔ بھائی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں بھی تمہیں پیار سے ہی جیا کہتا ہوں۔ اس کے ارد گرد اس جملے کی تکرار ہونے لگی۔ جیا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس طرز تخاطب سے اسے کسی نے کبھی نہیں پکارا تھا۔ اس دن اسے پہلی بار منگنی کی تیاریوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ماما بھی اس تبدیلی سے خوش اور مطمئن تھیں۔ نگی خالہ اور ہنی خاصی پرجوش تھیں۔ پنڈی سے نانوں اور دونوں ماموں کی فیملیز بھی آ گئیں تو گھر میں خاصی رونق ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک طے پایا تھا کہ فری خالہ کوشش کے باوجود نہیں آ سکی تھیں، اور حمیرہ سمیرہ اس سے سخت ناراض تھیں۔ نیرا پھپھو، سویرا آپی اور انوشا تو دونوں طرف سے برابر شرکت کر رہی تھی۔ علی نے بھی رات میں اسے ای میل کیا تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور خفا بھی۔ منگنی تو میرے بغیر کر رہی ہو، لیکن شادی پہ میرا انتظار کرنا، اس سے کہا تھا۔
कम लोगों को बुलाने के बावजूद भी मंगनी पे अच्छे खासे मेहमान हो गए थे। फंक्शन लॉन में ही अरेंज किया गया था। पार्लर से घर वापसी तक मोमो उसकी शान में कसीदे पढ़ती रही और ये कुछ गलत भी नहीं था। ऑफ वाइट कलर के स्टाइलिश से ड्रेस में जिस पे हमरंग धागे, रेशम और सितारों से काम किया गया था, उस पर कुंदन का सेट पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। जीना को कमरे में बिठाते हुए मोमो को एकदम याद आ गया। गजरों वाला पैकेट तो मैं गाड़ी में ही भूल आई, रुको मैं लाती हूँ। कहती मोमो तेजी से बाहर निकली। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका पाँव लड़खड़ाया और इससे पहले कि वो औंधे मुंह जमीन पे गिरती, किसी ने उसे बाजू से थाम लिया। आराम से। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में। कोई बात नहीं, वैसे आपकी तारीफ। मेरा मतलब है आपका नाम। मोमो, मैं जीना की फ्रेंड हूँ। आप गालिबन। जी मैं हैदर। अच्छा तो आप हैं हैदर भाई, बहुत शौक था आपसे मिलने का। जीना काफी जिक्र करती है आपका। हैदर भाई, बाहर गाड़ी में हमारा गजरों वाला पैकेट रह गया है, प्लीज ला दें। जी अच्छा कहते वो पलट गए। किस धड़ल्ले से भाई बना लिया मैडम ने, उन्होंने तिल मिलाकर सोचा। मोमो ने उसके बालों और कलाइयों में मोतिये के गजरे पहना दिए। थोड़ी ही देर में जरी उसे लेने आ गई। अरे जीना, ये तुम ही हो? वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो दोनों उसे लिए नीचे आ गईं, जहां मंगनी की रस्म अदा की गई। शहबाज ने उसे अंगूठी पहनाई। मूवी बनी तस्वीरें खींची गईं। जब मंगनी का हंगामा खत्म हुआ तो सबने अपने घरों की राह ली। मंगनी से उसकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली तो नहीं आई थी, माँ सिवाय इसके के साथ को उसे छेड़ने और मामा को नसीहतें करने के लिए एक नया मौजू मिल गया था। वो आगे एडमिशन लेना चाह रही थी कि मामा ने मना कर दिया। जिंदगी काफी डल सी गुजर रही थी जब उसके रिजल्ट ने हलचल मचा दी। उसका ए ग्रेड आया था, काफी अच्छे मार्क्स थे और वो बहुत खुश थी। ताया अबू और ताई अम्मी उसी रात केक और फूल लेकर उसे मुबारकबाद देने आए। दादी जान ने भी उसे बेहद खूबसूरत और नाजुक सा गोल्ड का लॉकेट सेट गिफ्ट किया। वो मुंतज़िर ही रही कि शायद शहबाज उसे मुबारकबाद दें, मगर ना तो उनका फ़ोन आया और ना ही वो खुद आए। मंगनी के बाद भी शहबाज के रवैये में ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। वो पहले भी उनके यहाँ कम कमाते थे और इस मौका पर भी उन्होंने कोई फ़ोन किया, ना कभी कोई विश कार्ड वगैरह भेजा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मुतमईन थी कि एक दिन अनुषा चली आई, उसका सुकून और इत्मीनान गारत करने। और नीरा फूफो लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब अनुषा उससे बोली, जीना आओ बाहर चल, लॉन में चलते हैं। वो दोनों उठकर बाहर आ गईं। और सुनाओ तुम्हारे मंगेतर साहब का क्या है? अनुषा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम? क्यों भाई, तुम्हारी बात वगैरह नहीं होती? नहीं। सच कह रही हो? मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? जीना ने उसकी हैरानगी के जवाब में कदरे नाराजगी से कहा। इसका मतलब है शहबाज अब तक वो बात नहीं भूला। अनुषा जैसे खुद से बोली। क्या बात? वो एकदम से चौंक पड़ी। कोई बात नहीं, प्लीज बताए ना। छोड़ो जीना, इन बातों में क्या रखा है, खामखा दिलों में बाल आएगा। लेकिन जीना के इसरार पर आखिर अनुषा को बताना ही पड़ा। दरअसल शहबाज किसी और में इंटरेस्टेड था। जीना को लगा उसका दिल अंदर ही अंदर डूब रहा हो। अजीब सा सन्नाटा उसके अंदर फैल गया। उसे अनुषा की आवाज बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। शहबाज एमबीए कर रहा था तब, कोई क्लास फेलो थी उसकी, लेकिन मोमानी जान ने मना कर दिया। दरअसल उन्हें उन लोगों का माहौल पसंद नहीं आया था। काफी एडवांस और आजाद किस्म के लोग थे। शहबाज ने तो काफी हंगामा किया था, लेकिन फिर उस लड़की की कहीं और मंगनी हो गई तो मामला दब गया। वैसे जीना, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अनुषा एक लम्हे को खामोश हो गई, जैसे कहने या ना कहने की दरमियानी कैफियत में हो। फिर एक नजर जीना की सवालिया नजरों पर डालकर बोली, छोटी मोमानी ने तुम्हारा रिश्ता यहाँ क्यों तय कर दिया? दरअसल शहबाज जैसे बंदे के साथ गुजारा करना आसान नहीं। बहुत हाकिमाना मिजाज है उसका। हर बात में अपनी मनवाता है। अपने मिजाज के खिलाफ तो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। इसीलिए तो मामा ने जब मुझसे उसके सिलसिले में बात की तो मैंने साफ मना कर दिया। ठीक है, वो मेरा कजन है, स्मार्ट है, वेल ऑफ है, लेकिन इन सब बातों से अहम बात उसका मिजाज और आदत है। ये एक दिन की तो बात नहीं, सारी उम्र का सवाल है। आप कहाँ तक दूसरों की मान सकते हैं? अपनी ख्वाहिशात को मारकर दूसरों की मर्जी पर चल सकते हैं? एक ना एक दिन तो दिल इन बातों से इनकारी हो जाता है ना। इसीलिए मैंने इनकार कर दिया और मम्मा ने भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया। दादी वो भी शहबाज के मिजाज से खाइफ थी, इसलिए बस। अनुषा पता नहीं और क्या क्या कह रही थी। वो साकिन सी बैठी सुन रही थी, कानों में आवाजें पड़ रही थी, लेकिन मफहूम समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी जीना, मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इट्स ओके अनुषा, जीना ने उसे टोक दिया। आए अंदर चलें, उसे एक नजर लॉन में उतरती शाम पर डालते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। फिर बाकी सारा टाइम वो खामोश ही रही। नीरा फूफो के जाते ही वो अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग बुरी तरह से मुंतशिर था, सारी बातें जैसे दिमाग में किटमिट हो रही थी।
मैंने तो साफ मना कर दिया। एहसास नामी कोई चीज़ नहीं शहबाज में। अनुषा की आवाज़। वो बहुत केयरिंग और हसास है। मामा उसके आसपास ही कहीं बोली थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। एक बार एक तरफ प्यारा भतीजा है तो दूसरी तरफ लाडली भतीजी। आंसू एक रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे। क्यों किया आप सबने मेरे साथ ऐसा? जानते बूझते मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। क्या यही था आप सबका प्यार? कैसे गुजारा करूंगी मैं उस शख्स के साथ जब उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है? कब तक सर फोड़ूंगी मैं उस पत्थर के साथ? उसे रोते हुए सोचा। शहबाज किसी और में इंटरेस्टेड था। उसकी क्लास फेलो थी कोई। अनुषा की आवाज उसके कानों पर हथौड़े बरसा रही थी। शहबाज को रोने धोने वाली जज्बाती लड़कियों से सख्त चिढ़ है। पसंद का खाना ना मिले तो मुलाजमों पर बर्तन उलट देता है। खबरदार, जो रोई तो एक आंसू भी गिराया तो हशर कर दूंगा। उसे बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ ली। क्या फायदा रोने का? और कौन सुनेगा यहाँ मेरी? जब ये शख्स मेरे नसीब में लिख दिया गया है तो बेहतर यही है कि मैं खुद को उसके मिजाज के मुताबिक ढाल लूं। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकूंगी? क्या ये मुमकिन है? उसे उलझ कर सोचा। और फिर अगले ही दिन साद के बकौल अजीमुल शान इनकलाब रुनुमा हुआ। जीना बीबी मामा की डांट डिपट के बगैर ही किचन में खड़ी बशीर चाचा की रहनुमाई में मटन बिरयानी तैयार कर रही थी। साद ने तो सुबह से उसके नाक में दम किया हुआ था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मामा, साद ने मामा को मुतवज्जे किया। आपकी डांट डिपट ने तो कोई असर नहीं दिखाया। फिर इस इनकलाब के असबाब क्या हैं? लगता है रात में ख्वाब में किसी ने जीना से बिरयानी की फरमाइश की है कि जीना बीबी सुबह सुबह हाथ मुंह धोने के बाद से किचन में मसरूफ है। साद ने किसी पर खासा जोर डालते हुए शरारत से कहा। बशीर चाचा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई, जबकि वो संजीदगी से प्याज ब्राउन करती रही। मामा भी इस तब्दीली पर हैरान थी और खुश भी, क्योंकि वो खुद कुकिंग के मामले में बिल्कुल कोरी थी और सारी उम्र पापा को गिला ही रहा कि उन्होंने अपने हाथ से उन्हें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बशीर चाचा मिल गए, जो रिवायती खानों के साथ साथ बहुत अच्छे इटालियन और स्पेनिश खाने भी पका लेते थे और निहायत खुशस्लूबी के साथ उनका के किचन का इंतजाम संभाले हुए थे। बशीर चाचा एक होटल में कुक थे। एक रात को वो अपने क्वार्टर जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार से टकरा गए। कार वाला उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गया। पापा इत्तफाकन वहां से गुजर रहे थे। पापा ने फौरन उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया और उनके इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात भी उठा लिए, बल्कि अपने यहाँ मुलाजमत भी दे दी। उस दिन से बशीर चाचा उनके साथ ही थे और उन्हें घर की फर्द की सी हैसियत हासिल थी। आजकल वो बड़ी तुंदही से बशीर चाचा से मुख्तलिफ डिशेस बनाना सीख रही थी। साथ ही शाम में उसने और मोमो ने बेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, जहां वो बेकिंग के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के सलाद और खाना सर्व करने के नित नए अंदाज सीख रही थी। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अक्सर मोमो ही अदा करती, क्योंकि उसे नई नई ड्राइविंग सीखी थी। उस दिन मोमो ने अपने कुछ मेहमानों की वजह से छुट्टी की थी। हनी उनके यहाँ आई हुई थी, वो भी उसके साथ चली आई। वो दोनों क्लास लेकर निकली तो ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। कहाँ रह गया ये ड्राइवर? शाम भी तो इतनी हो गई है। 10-15 मिनट के इंतजार के बावजूद ड्राइवर नहीं आया तो जीना परेशान हो उठी। अभी वो इस उधेड़बुन में खड़ी थी कि टैक्सी लें या नहीं, जब शहबाज ने गाड़ी उनके बराबर रोकते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? ड्राइवर का इंतजार, हनी ने जवाब दिया। आए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। शहबाज ने फ्रंट डोर खोलते हुए ऑफर दी तो हनी झट से पिछली सीट पर बैठ गई। चारों नाचार जीना को ही फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। शॉपिंग के लिए आई थी आप लोग? शहबाज ने गाड़ी बढ़ाते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं जी नहीं, वो जीना यहाँ कुकिंग क्लास ले रही हैं, इसलिए। वैसे एक बात पूछो, आपसे माइंड तो नहीं करेंगे? हनी ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूछा तो वो फौरन मुतवज्जे हुआ। हाँ हाँ, पूछो। जीना से कुकिंग सीखने की फरमाइश आपने की थी? हनी ने शरारत से पूछा तो उसके साथ बैठी जीना के चेहरे पे एक नजर डाली, फिर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो? शहबाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, ओहो, मुझे तो पहले ही यकीन था। दरअसल हम सभी इस तब्दीली पर हैरान हैं। कहाँ तो जीना खाला के डांटने पर भी किचन में झांकती तक नहीं थी और कहाँ हनी शुरू हो चुकी थी, जबकि जिन्ना का मारे गुस्से के बुरा हाल था। शहबाज की मुस्कुराहट जलती पे तेल का काम कर रही थी। उससे मजीद बर्दाश्त न हो सका तो हनी को डिपट कर बोली, तुम खामोश होके नहीं बैठ सकती? अब हनी तो खामोश हो गई, लेकिन शहबाज ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। शहबाज की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। कैसे मैं बताऊं, ये मुश्किल राज है। कल आए ना आए, जो कुछ है आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के। हंसी की शरीर हंसी और हनी की शरीर हंसी और शहबाज की मायने खेज मुस्कुराहट हिफ्ज से जीना के गाल दहक उठे। उसने हाथ बढ़ाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया।
آئس کریم کھانی ہے؟ شہباز نے آفر کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ضرور آپ کی آفر قبول کرتے، اس وقت تو گھر چلیں، آپ کو مزیدار چائے کے ساتھ جینا کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھلاؤں گی۔ تمہارے خلوص پہ تو مجھے کوئی شک نہیں، البتہ بنانے والی مجھے کھلانے پہ اتنی آمادہ نظر نہیں آتی۔ جینا نے خاص اہتمام سے یہ اختیار کیا تھا، تبھی تو آپ یہاں آ نکلے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے شہباز ہنس دیا۔ ہنی تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ جیا اس کا ہینڈل پہ رکھا ہاتھ ساکن ہو گیا اور دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ جی، اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ تم اگر ہینا کی شادی میں شرکت کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی، چہرے پہ سادہ سی مسکراہٹ لیے شہباز نے کہا۔ تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو نگی خالہ نے دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ماما بھی شہباز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ بتاؤ شہباز بیٹا، چائے پیو گے یا کافی؟ ماما نے حق کی میزبانی ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تو چائے ہی پلوا دے، شہباز نے بے تکلفی سے کہا۔ جاؤ جینا، چائے بنا کر لاؤ۔ ماما کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی۔ خوشی ہوگی، ذرا ایکٹنگ تو دیکھو، جھوٹے۔ اور میں کیوں جاؤں؟ چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے اسے تل ملا کر سوچا۔ ہینا کی شادی کا کارڈ 2-3 دن پہلے ہی ملا تھا۔ سمینا آنٹی نے فون پہ بھی سب کو آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہی دنوں پاپا کے چیک اپ کی ڈیٹ تھی، اس لیے ماما کا جانا مشکل تھا۔ تائی امی کو جب پتہ چلا تو وہ بولی، اگر تم نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، جینا کو بھیج دو، ویسے ہی فارغ ہے، ذرا چینج ہو جائے گا۔ منگنی پر بھی وہ سب لوگ تو شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے سبھی اصرار کر رہے ہیں کہ جینا کو ضرور لے کر آنا، خاص طور پر ہینا تو بہت کہہ رہی تھی۔ ماما نے تو فوراً اس تجویز سے اتفاق کر لیا، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جائے یا نہیں۔ ماما کا اصرار تھا جبکہ اس کا اپنا دل قطعاً آمادہ نہیں تھا، اور اب شہباز کا کہنا تھا کہ انہیں اس کے جانے سے خوشی ہوگی۔ کیسی خوشی اور کیوں، جب ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ کتنے دوگلے ہیں ایکٹر! ہنی کے سامنے تو ایسے بن رہے تھے جیسے… کھولتے ہوئے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ خود بھی کھول رہی تھی۔ جب وہ لوازمات سے سجی ٹرالی لے کر لاؤنج میں آئی تو سبھی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ارے جینا، وہ کیک کہاں ہے جو تم نے شام میں بیک کیا تھا؟ نگی خالہ کے پوچھنے پر وہ میں کچن میں ہی بھول آئی ہوں کہتی پلٹ گئی، جبکہ شہباز اور ہنی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ چائے پیتے ہی شہباز اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا پھر کبھی صحیح، آج تو میرا ایک بزنس ڈنر ہے اور ابھی مجھے گھر جا کر چینج بھی کرنا ہے، اس لیے اب اجازت دیجیے۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتا ایک لمحے کو ہنی کے پاس رکا اور آہستگی سے بولا، کیک تو آپ واقعی کافی اچھا بنا لیتی ہیں۔ ہنی ہنس پڑی۔ تو پھر جا رہی ہو ملتان؟ نگی خالہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دیکھیں۔ اسے پاؤں سے سینڈلز اتارتے ہوئے جواب دیا۔ کیا دیکھیں، جانا تو ہے ہی جب وہ سب اتنا اصرار کر رہے ہیں، ماما نے قدرے سختی سے کہا۔ بھئی جب جانا ہی ہے تو پھر کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیں، آخر کو تم پہلی بار اپنے سسرال جا رہی ہو، وہاں شہباز کے بہت سے رشتہ دار اور کزنز تمہیں پہلی بار دیکھیں گے، اس لیے کچھ تیاری وغیرہ کر لو تاکہ ان پہ تمہارا اچھا امپریشن پڑے۔ نکی خالہ اسے ڈھیروں نصیحتیں کرتی رہیں، جبکہ وہ صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی مسکراتی رہی۔ رات میں بھی وہ کافی ڈسٹرب رہی، کبھی انوشا کی باتیں سوچنے لگتی تو کبھی شہباز کے رویے میں الجھ جاتی۔ اس کا دماغ پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اس پر یہ نہیں افتاد۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماما کو کون سمجھاتا۔ صبح جب وہ کافی دیر تک نیچے نہیں آئی تو ماما خود ہی اسے اٹھانے چلی آئیں۔ جینا اٹھو، دن چڑھ آیا ہے، کھڑکی کے پردے سمیٹتے ہوئے وہ بولی۔ لیکن جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو وہ تشویش سے اس کی جانب بڑھی۔ جینا، انہوں نے اس کی پیشانی چھوئی تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر حیدر کو فون کیا۔ آخر ہوا کیا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا، انہوں نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے بخار کیوں ہو گیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں ماما، جینا کو کوئی ٹینشن ہے؟ میرا مطلب ہے یہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یوں ہی مجھے خیال گزرا تھا کہ شاید ڈپریشن سے ایسا ہو گیا ہو۔ خیر چھوڑیں، اب یہ 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ انہوں نے جینا کے چہرے پہ پرسوچ نظریں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن شام تک اس کا بخار کم ہونے کے بجائے تیز ہو گیا۔ گھر بھر اس کے لیے پریشان تھا، تایا ابو اور تائی امی بھی اسے دیکھنے آئے۔ اگلے دن انہیں ملتان جانا تھا۔ دادی جان الگ پریشان تھی۔ 3 دن تک وہ بخار میں مدہوش رہی۔ چوتھے دن اس کا بخار ٹوٹا تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بخار تو اتر گیا، لیکن اسے سخت نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ دادی جان آج کل ان کے ہاں آئی ہوئی تھیں، وہ اس کا بے حد خیال رکھتی۔ تائی بھی متواتر فون کر کے اس کا حال احوال دریافت کرتی رہیں۔ سب کی اتنی محبتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں ان لوگوں کی محبتوں پر شک کر رہی تھی، بھلا یہ میرا برا چاہ سکتے ہیں؟ اسے شرمندگی سے سوچا۔ حیدر بھائی نے کئی بار باتوں باتوں میں اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی۔ تائی امی واپسی پر اس کے لیے ملتان سے کڑھائی والے دیدہ زیب سوٹ اور کئی تحائف لائیں۔
अरे जीना, तुम यहाँ बैठी हो। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि सुमेरा के आने का पता तक नहीं चला। अपनी पुश्त पर उसकी आवाज सुनकर वो चौंक कर पलटी। तुम रो रही हो? अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए उसे नफी में जवाब दिया। बदतमीज लड़की, हमसे सरदर्द का बहाना करके तुम यहाँ बैठी रो रही हो? अगर निगी खाला ने देख लिया तो सच में तुम्हारा गला दबा देंगी। जीना को चुप कराते कराते वो खुद भी रो पड़ी। तुम क्यों रो रही हो? तुम रो रही हो ना, इसलिए। ज्यादा बनो नहीं, सीधी तरह कहो, अली याद आ रहा है। जीना ने उसे घुरक दिया। वैसे सुमेरा, ये तो बताओ, तुम्हारी अली से बात वगैरह हुई है? मेरा मतलब है नेट पे। इतना नेक नहीं है तुम्हारा भाई, सुमेरा ने नजर चुराते हुए कहा। अच्छा, सच कह रही हो? जीना ने शरारत से उसकी आंखों में झांका तो वो दोनों ही हंस दी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मामा को बता ही दूं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो उठो नीचे चलते हैं। सच इतना मजा आ रहा था। उसे जीना का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। वो जिस वक्त नीचे लाउंज में आई तो मोमो और जरी डांस कर रही थी। मेहंदी की मुनासबत से जर्द रंग के फूलों से लाउंज की आराइश की गई थी। झूले पे बैठी वो मुस्कुराते हुए मोमो को देख रही थी। गाने के बोलों पे उसका जहन भटकने लगा। जाके तू साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात, तुझको देश पिया का भाई, तेरा पिया तेरे गुन गाए। उसकी नजरों में अपनी और शहबाज की आखिरी मुलाकात घूम गई। यकम जनवरी की शाम थी। साद ने उससे कहा था, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वो बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जब शहबाज की गाड़ी गेट से दाखिल हुई, वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शहबाज मुस्कुराते हुए उसके मुकाबले आ खड़े हुए। हैप्पी न्यू ईयर, उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा। खूबसूरत सा बुके उसकी जानिब बढ़ाया। वो शहबाज से सख्त खाइफ थी, इसलिए उसका लहजा खुद ब खुद ही रूखा हो गया। आपने नाहक जहमत की। उसे फूल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। चंद लम्हे शहबाज खामोशी से उसे देखते रहे, फिर बोले तो उनका लहजा बेहद संजीदा था। जिया, तुम इस रिश्ते से खुश हो? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? उसने तीखेपन से जवाब दिया। सवाल पहले मैंने किया है। आपका क्या ख्याल है? मुझे अंदाजा नहीं है कि जबरदस्ती कायम किए गए रिश्ते बाइस से खुशी बल्कि बोझ होते हैं। जब किसी एक फरीक की दिली आमादगी और रजा उसमें शामिल ना हो तो खुशी जैसे लफ्ज वे मायने होकर रह जाते हैं। वो तलखी से बोली। गुस्से से शहबाज का चेहरा तमतमाने लगा। वो होंठ भींचे खड़े रहे, लेकिन जब बोले तो उनका लहजा बेहद ठहरा ठहरा था। जिया, ये अजाब तुमने खुद मोल लिया है। इस वक्त क्यों नहीं बोली थी, जब फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथ में था? अब माजी की राख कुरेदने से क्या फायदा? हालात के साथ समझौता कर लो, क्योंकि अब इसी में हम सब की बेहतरी है। ये सब उस आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसके लहजे में आंसू की नमी शामिल हो गई। शहबाज चंद लम्हे खामोशी से खड़े रहे, फिर हाथों में पकड़े बुके पे एक नजर डालते हुए बोले, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। फूल एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मेरा ख्याल था शायद हमारे दरमियान इस तरह हमारे दरमियान वो मोहब्बत पिनप सके जो हमारे माबैन इस रिश्ते की मुतकाजी है, लेकिन शायद तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ बुके हवा में उछाला और लंबे लंबे डग भरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वो साकिन सी खड़ी रह गई। उसने एक नज़र गेट से निकलती गाड़ी और दूसरी फर्श पे बिखरे फूलों पे डाली। ये अजाब तुमने खुद मोड़ लिया है। उसके आंसू में रवानी आ गई। ये शहबाज भाई बाहर से ही क्यों चले गए? साद की आवाज़ पर वो मुड़ी। क्या हुआ जीना, रो क्यों रही हो? शहबाज भाई से झगड़ा हो गया है? वो कोई भी जवाब दिए बगैर उसे एक तरफ धकेलती अंदर बढ़ गई। साथ फर्श पे बिखरे फूलों को देख कर रह गया, जो अपनी इस नाकदरी पे मातम कना थे। अगले ही दिन जब ताया अबू और ताई अम्मी उनकी तरफ आए तो उसका दिल लरज उठा। अब क्या करने वाला है ये शख्स? उसने परेशानी से सोचा। जब मामा ने उसे बताया कि उन्होंने बड़ी ईद के बाद शादी की तारीख तय कर दी है, तो वो चुप हो गई। क्या फायदा है एहतजाज करने का? आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही है। तेरा घूंघट जो उठाए, रूप तेरा ना सह पाए, चाँद को वो भूल जाए, देखे तेरा जो सिंगार, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ। मोमन ने शरारत से उसे ठोका दिया तो ख़यालात का तसलसल टूट गया। वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। इस वक्त हैदर बाहर लॉन में कल के फंक्शन के अरेंजमेंट्स मुकम्मल करवा कर अंदर आए तो उनकी नज़र खिलखिलाती हुई मोमो के चेहरे पे टिक गई। शोहो शरीर से ये लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था कि वो अपना मुद्दा कैसे बयान करें। ये क्या हो रहा है? उनके पीछे साथ शरारत से खंकारा तो वो खज्जल से हो गए। फ़ोन की घंटी पर वो उधर मुतवज्जे हो गए। अली, कैसे हो? हाँ, सब ठीक है। यहीं है, रुको, सबसे ही बात कर लो। उन्होंने फ़ोन सेंटर टेबल पर रखते हुए स्पीकर ऑन किया, साथ ही डेक भी ऑफ कर दिया। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। सारे ही फ़ोन की तरफ मुतवज्जे थे। जीना अली से सख्त नाराज़ थी। बात नहीं करो मुझसे, वादा करके आए क्यों नहीं? वाह, ये खूब रही, तुम सब मिलकर खूब एंजॉय करो। कर रहे हो, याद तक नहीं किया होगा, ऊपर से नाराज़गी भी दिखा रही हो। क्या याद नहीं किया हमने तुम्हें? जीना रूहानसी ही तो हो गई। अच्छा प्लीज़ रोना नहीं। ये बताओ, कराची से कौन-कौन आया हुआ है?
सभी सिवाय उसामा भाई के। क्यों? सुमेरा आई है? हाँ, कैसी है? ठीक है। अच्छा जीना, उससे पूछना मैंने उसे इतनी ईमेल्स की, उसका उसने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? और ये भी पूछना क्या मैं उसे कभी याद नहीं आता? सब चेहरों पे दबी-दबी मुस्कुराहट सजाए मायनेखेज़ नज़रों से सुमेरा को देखने लगे, जिसका चेहरा खजालत और शर्मिंदगी से लाल पड़ गया था। बहुत याद करती है, 24 घंटे मुँह फुलाए बैठी रहती है। हमने लाख इस अफ़सरदगी की वजह पूछी लेकिन बतला के नहीं दिया। अब पता चला कि अंदर ही अंदर ये मामला चला दिया है। निग्की खाला ने जवाब दिया तो वो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जीना, तुमने स्पीकर ऑन किया हुआ है? अली ने पूछा। हाँ, हाँ, और बताओ क्या पूछना है? हम पूछ लेते हैं। निग्की खाला ने शरारत से कहा। तो अली ने कहा, मैं फिर फ़ोन करूँगा। कहते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। सबकी छत फाड़ के कहकों से लाउंज गूंज उठा। मामा ने सवालिया नजरों से खाला की तरफ देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। साद ने बाहर निकलती सुमेरा का हाथ थाम कर उसे रोका और जबरदस्ती सोफे पर बिठाया। नानों ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर सुमेरा की उंगली में पहनाई और उसके माथे पे प्यार करते हुए बोली, ये मेरे अली की अमानत है। जरी फ्रिज से मिठाई का डिब्बा निकाल लाई और सबका मुंह मीठा कराने लगी। अब तो मुंह के जाविये दुरुस्त कर लो, निगी खाला ने नाराज नाराज से सुमेरा से कहा तो साद बोला, भई ये इसलिए नाराज़ हैं कि आपने अली के बगैर ही इनकी मंगनी कर दी है। साद की बात पर सब हँस पड़े। सुमेरा बमुश्किल अपना आप छुड़ाकर ऊपर भागी। रात गए तक ये हंगामा जारी रहा। फरी खाला ने 3 बजे ज़बरदस्ती सबको उठाया। सुबह उठकर ढेरों काम निपटाने हैं। मेहंदी का फंक्शन है, कल भी रत जगह होगा, इसलिए सब जाकर आराम करो अब। जीना रात भर सुकून से ना सो सकी, इसलिए सुबह सवेरे ही उसकी आँख खुल गई। वज़ू करके नमाज़ अदा की। कितनी ही देर वो दुआ की हालत में जाए नमाज़ पर बैठी रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दुआ करे। या अल्लाह मेरी मदद करना, उसने चेहरे पे हाथ फेरते हुए सच्चे दिल से दुआ की। वो उठकर बाहर टेरेस पे आ गई। हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था, चारों तरफ छाया सकूत और ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। अरे जीना, तुम इतनी जल्दी उठ गई? दरवाजा खोलकर बाहर आती सुमेरा ने पूछा। लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आई खुशी से, जीना ने शरारत से कहा। फजूल नहीं बोलो, ये बताओ चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। तुम रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ, कहती सुमेरा पलट गई। आज फरवरी की 14 है, वैलेंटाइन डे। उसने मुस्कुरा कर सोचा। दोपहर में उसका निकाह था और शाम में मेहंदी की रस्म अदा की जानी थी। गेट के सामने टैक्सी रुकी तो वो चौंक पड़ी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? उसने सोचा। गेट से दाखिल होते अली को देखकर उस पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो गई। अली, वो ऊपर से चिल्लाई। जवाब में उसे अपना सूटकेस वहीं छोड़ते हुए हाथ हिलाया। जीना तेजी से पलटी और लम्हों में सीढ़ियां उतरती लाउंज में दाखिल होते अली के गले लगकर सिसक उठी। है ये क्या, मेरे आने पे रो रही हो? वापस चला जाता हूँ। बेवकूफ, ये खुशी के आंसू हैं। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं पहले से? अचानक मिलने में जो मजा है वो बता के आने में कहाँ। उसने किचन के दरवाजे में सादा सुमेरा को देखते हुए जवाब दिया। मैं मम्मी पापा को बताती हूँ। जीना तेजी से भागी तो वो सुमेरा के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अंदरूनी खुशी से सुमेरा का चेहरा गुलनार हो रहा था। आंखों में हैरत और बेयकीनी मुजम्मिद हो गई थी। आपके यहाँ सलाम दुआ का रिवाज नहीं है? उससे शरारत से पूछा। जब उसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई तो बोला, लगता है हैरत का शदीद झटका लगा है। अच्छा ये तो मुझे दे दें। उसने उसके हाथ से चाय की ट्रे लेते हुए पास पड़ी टेबल पे रखी। मामा और पापा आंखें मलते हुए अपने कमरे से आते नजर आए तो अली उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। सुमेरा भी पलट कर किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में सब लोग लाउंज में जमा होकर अली से मिल रहे थे। फरी खाला बोली, अली तुमने तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल करा दिया। लम्हों में सबको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वरना ये लोग तो 12-1 बजे से पहले उठने के नहीं थे। सबको जागता देखकर वो जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कराने लगी ताकि ये काम तो निपटाया जा सके। अली नाश्ता करके अली तो सोने चला गया, जबकि बाकी सब अपने अपने काम निपटाने लगे। किसी को दर्जी से कपड़े लाने थे तो किसी को पार्लर का चक्कर लगाना था। मामा और खाला वगैरह ने मिलकर घर का फैलावा समेटा। लड़कियों को तो अपनी तैयारियों से ही फुर्सत नहीं थी। दोपहर में निकाह हुआ। मेहमानों में छुहारे और मेवाजात के पैकेट तकसीम किए गए। निकाहनामे पे साइन करते ही जीना फूट फूट कर रो दी। दादी जान और ताई अम्मी ने गले लगाकर उसे खूब तसल्लियां दी, लेकिन उसके आंसू थमने में ही नहीं आ रहे थे। खुद खुद भी खूब रोई और सबको भी रुलाया। इतने दिनों की थकन और रज जगे। शाम तक उसको बुखार ने आ लिया। मामा ने टैबलेट देकर उसे जबरदस्ती बेड पे लिटा दिया। वाह वाह, बड़े जबरदस्त लग रहे हो। लेकिन क्या था अगर तुम कल आ जाते? साद ने ब्राउन कलर के शलवार सूट पर स्टाइल से गर्म चादर लिए अली को देख कर कहा। क्यों? कल क्या खास बात थी? ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी, बस हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। मंगनी कर दी? मगर किससे? उसी से जिससे करनी चाहिए थी। सीधी तरह बताओ। अली ने हाथ में पकड़ा परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए पूछा तो साद ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसे कल उसके फोन के बाद की कार्रवाई कह सुनाई। आखिर में बोला, तुमने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। चांस तो अभी भी बनाया जा सकता है। अली बुड़बुड़ाता हुआ झुका और साइड टेबल से कुछ निकाल कर बाहर निकल गया।
سعد بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ماما، یہ سعد سچ کہہ رہا ہے؟ کیا بھائی؟ یہی منگنی وغیرہ؟ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نگی خالہ نے شرارت سے پوچھا۔ اعتراض؟ میں نہیں مانتا اس منگنی کو۔ اس کی بلند آواز پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سیڑھیاں اترتی سمیرا کے قدم تھم گئے۔ گرین چوڑی دار پاجامے کرتے میں، سیاہ چوٹی میں سفید موتیے کی کلیاں سجائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسی منگنی ہے جس میں نے اپنی منگیتر کو انگوٹھی تک نہیں پہنائی؟ اس نے شرارت سے کہا۔ تو سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو اب پہنا دیں، ہنی شوخی سے بولی۔ اجازت ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا یا سمیرا اس صورتحال کو سمجھتی، وہ آگے بڑھا اور آخری سیڑھی پہ کھڑی سمیرا کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کے ساتھ ایک اور انگوٹھی پہنا دی۔ لاؤنج ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ذریعے نے بعد میں جب یہ سب جینا کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ اس وقت کیوں نہیں بلایا تھا؟ اتنا اچھا سین مس ہو گیا۔ مومو، یہ تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جینا نے مومو کو سابقہ حلیے میں دیکھ کر ٹوکا۔ وہ میرا دوپٹہ گھر رہ گیا ہے۔ ماما کو فون کر رہی ہوں، لیکن شاید وہ بھی نکل گئی ہیں، اس لیے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ اس نے کارڈ لیس پہ نمبر پش کرتے ہوئے جواب دیا۔ جینا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ دیکھو، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے کارڈ لیس جینا کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جینا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے گہری سانس لی۔ کیا تمہیں شہباز بھائی پسند نہیں؟ مومو نے پوچھا۔ یہ بات نہیں، دراصل میں شہباز کو پسند نہیں۔ اس نے تعصب سے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ان کا رویہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ منگنی کے بعد کبھی سیدھی طرح بات نہیں کی، کبھی کوئی گفٹ یا وش کارڈ تک نہیں دیا۔ ان کا رویہ انوشا کی کئی باتوں پر سچائی کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ انوشا کی کئی باتیں؟ کیا مطلب؟ مومو نے چونک کر پوچھا۔ دراصل انوشا نے بتایا تھا کہ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے۔ جینا نے انوشا کی کئی ساری باتیں دہرا دیں۔ جب وہ چپ ہوئی تو مومو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم خوش ہو رہی ہو؟ جینا نے خفگی سے اسے گھورا۔ ارے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بھنگڑا ڈالوں۔ پتہ ہے جینا، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم شہباز بھائی کو پسند کرتی ہو، انہیں دل سے چاہتی ہو، اور یہ سارا دکھ اور ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ شہباز بھائی تم سے پہلے کسی اور میں انٹرسٹڈ رہے اور انہوں نے ہمیشہ تمہیں اگنور کیا۔ تمہیں ہمیشہ سب کی محبت، بھرپور توجہ اور محبت ملی ہے، اس لیے تم ان کا رویہ برداشت نہیں کر سکیں۔ ان کے مزاج و عادات کے بارے میں یہ ساری باتیں تو دل کے جذبات جھٹلانے کا بہانہ ہے۔ وہ ایسے نہیں ہیں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ مومو نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسے چاہا کہ مومو کی باتوں سے صاف انکار کر دے، لیکن دل نے سرگوشی کی۔ مومو کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی لب کو چلتی رہی۔ ایک اور بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز بھائی نے فون کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے پلیز کسی طرح انہیں یہ بات پتہ کر کے بتا دوں کہ تم ان سے اتنی بدگمان اور خائف کیوں رہتی ہو۔ اور مومو ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ کیا تم اپنے کسی کزن اسامہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ کیا؟ جینا حیرت سے پھٹ پڑی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، انہیں یہ سب انوشا نے بتایا ہے۔ انوشا نے؟ لیکن کیوں؟ تم اس بات پر غور کرو، میں نیچے جاتی ہوں، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے گھر لے جانے پر راضی ہو جائے۔ مومو اٹھتے ہوئے بولی اور پھر دروازے میں رک کر بولی، ویسے تمہاری یہ گفتگو شہباز بھائی بھی سن رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ جینا نے چونک کر سر اٹھایا تو مومو نے اس کے پاس پڑے کارڈ لیس کی طرف اشارہ کیا، اور اس سے پہلے کہ یہی کارڈ لیس جینا اس کے سر پر دے مارتی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نیچے آ کر وہ کافی دیر نگی خالہ سے مذاکرات کرتی رہی۔ انہیں ایک بندہ جو مومو کو گھر لے جانے پہ راضی ہوا حیدر بھائی ہی تھے۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہے، ان کے چہرے پر عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ مومو بھی ان سے رخ موڑے باہر کے نظاروں میں گم تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر ان سے کترانے لگی تھی۔ گاڑی میں گانا گونج رہا تھا۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بدل دیا۔ یاسر اختر کی آواز گونجنے لگی۔ سہانی شام کی قسم، رہ نہیں سکتا اب تیرے بن، رنگوں میں نکھار آئے جو تیرا چہرہ نظر آئے، جیون میں بہار آئے اگر تو مل جائے۔ حیدر نے کنکھیوں سے مومو کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وہ بھی ان کی جانب مڑی۔ آنکھوں نے لمحوں میں وہ راز افشا کر دیا جو دونوں کے لیے ہی کہنا مشکل تھا۔ حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ مومو کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے انہوں نے سرخ گلاب کی ادکھلی کلی اور ویلنٹائن ڈے کا کارڈ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ تھینک یو کہہ کر اس نے لرزتی انگلیوں سے کارڈ تھاما اور میں 5 منٹ میں آئی کہتی اندر بھاگ گئی۔ شہباز نے ایک نظر سامنے بیٹھی روتی ہوئی انوشا پہ ڈالی۔
आई एम सॉरी शहबाज, पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। मैंने तुम्हें और जीना को बहुत दुख दिए हैं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। उसने आजिज़ी से कहा। इट्स ओके अनुषा, हम सभी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुदगर्ज हो जाते हैं, और फिर गलती किससे नहीं होती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं। शहबाज ने मतानत से कहा। अनुषा के दुख पर शहबाज का दिल भी दुखी हो गया। उसे कभी नहीं चाहा था कि उसकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे, अनजाने में ही सही। तुम अगर तैयार हो तो मेरे साथ चलो, शहबाज ने कहा। नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊंगी। उसने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो शहबाज ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। शहबाज के जाने के बाद वो कितनी ही देर रोती रही। जज्बों पे तो किसी को इख्तियार नहीं, और ना ही किस्मत पे किसी का जोर चलता है, उसने आंसू पोंछते हुए सोचा। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई जब रिजवान चला आया। रिजवान सवेरा आपी का देवर था और उनके घर उसका काफी आना जाना था। मेरा ख्याल था कि तुम चली गई होगी, बस निकल ही रही थी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका मतलब है मैं सही टाइम पे आया हूँ, शायद, उसने आहिस्तेगी से कहा। अनुषा, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन का फायदा उठाते हुए अपने जज्बात का इजहार कर दूं। उससे सुर्ख गुलाबों का बुके उसकी जानी बढ़ाते हुए सादगी से कहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा से। अनुषा की आंखें नम हो गईं। उसने एक नज़र आंखों में आंस सजाए खड़े रिजवान पे डाली। वो दिल टूटने के दुख से आशना थी, और ये दुख वो रिजवान को देना नहीं चाहती थी। उसने हाथ बढ़ा के बुके थाम लिया। सुर्ख गुलाबों की खुशबू को सांसों में उतारते हुए वो मुस्कुरा दी। रिजवान के इर्द गिर्द रोशनियां फैल गईं। जिया, जल्दी से चेंज कर लो। निगी खाला ने जर्द रंग की पशवास जिस पे गोल्डन और ग्रीन धागे का खूबसूरत काम किया हुआ था बेड पे फैलाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में जरी लोग तुम्हें रस्म के लिए लेने आने वाली हैं। मासी से फूलों और चूड़ियों के टोकरे रखवाते हुए उन्होंने उसे मुतला किया। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। उसे उलझ कर उन्हें देखा और दरवाजा लॉक करती वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके आई तो ड्रेसिंग टेबल पे पड़े टोकरे में से जर्द और हरी चूड़ियां अपनी कलाइयों में भरने लगी कि आईने में किसी का अक्स उभरा। उसने सर उठाया तो शुशदर सी खड़ी रह गई। सामने गैलरी में खुलने वाले दरवाजे में शहबाज खड़े थे। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ियां छूट गईं और फर्श पर बिखर गईं। उसने इसरारी नजरों से कमरे का जायजा लिया तो सामने बेड पे फैले दुपट्टे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुपट्टे के बगैर ही खड़ी थी। उसे खींच कर दुपट्टा कंधे पे डाला और वहीं बेड के किनारे पर टिक गई। शहबाज उसके सामने घुटने टेक कर जमीन पे बैठ गया। बहुत नाराज हो, वो सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। जिया, मैं अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी नहीं माँगूँगा। ज ये जो कुछ भी हुआ, सिर्फ़ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ। अनुषा ने जो कि कुछ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तुम भी कर दो कि गलतियाँ हम सब की से ही होती हैं। वो बदस्तूर अपने हाथ मसलती रही। जिया, मैं तुम्हें सिर्फ़ ये बताने आया हूँ कि इस शादी में दादी जान की ख़्वाहिश से ज़्यादा मेरी ख़्वाहिश और खुशी का अमल दख़ल है। उसने चौंक कर सर उठाया। ये मंगनी ख़ालिसन मेरी पसंद पे तय पाई थी। उसने उसकी आँखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये सब मैं तुम्हें कल भी बता सकता था। इस वक्त आने की खास वजह तो ये है कि कम से कम तुम्हारा ये गिला तो दूर कर दूं। उसने अपना दायां हाथ आगे करते हुए सफेद रंग का क्यूट सा टेडी बियर जिस पे आई लव यू का टैग लगा हुआ था उसकी जानिब बढ़ाया। जीना के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सोचा कि बाद में तुम मुझे ताने ही ना देती रहो कि शादी से पहले कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। वो शरारत से बोला। वैसे जिया, शादी एक बार होती है। ये सारी रस्में और खूबसूरत लम्हे इंसान की जिंदगी में एक बार आते हैं, जिसे ना तुम खुद लुत्फ़अंदोज़ हुईं और ना मुझे होने दिया। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम रोते-रोते अगला जहाँ सुधार जाओ और मैं बेचारा बैठा रह जाऊँ, तुम्हारी बदगुमानी दूर कर दूँ, ताकि कम से कम तुम अपनी मेहंदी का की रात तो एन्जॉय कर सको। खजालत से जीना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे कितना खूबसूरत इत्तेफ़ाक है। आज वैलेंटाइन डे है और हमारी मेहंदी की रात। तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी मैं खुद लगाऊँगा। शहबाज ने जीना का हाथ थामते हुए कहा। उससे पास पड़े थाल में से ज़रा सी गीली मेहंदी लेकर उसकी हथेली पे रख दी और उठ खड़ा हुआ। और हाँ, कल ये बुखार भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना उसे जाते-जाते धमकी दी, तो जीना के लबों पर जानदार मुस्कुराहट खिल गई, दिल से सारे गिले-शिकवे दूर हो गए। जीना, दरवाज़ा खोलो। ज़री की आवाज़ पर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। ज़री ने उसके हाथ पे लगी मेहंदी देखकर खूब शोर मचाया। ये क्या किया है तुमने? सारा हाथ खराब कर दिया। मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना था। जवाब में वो मुस्कुराती रही, फिर उन्होंने उसकी कलाइयों में बालों में गजरे लगाए और दुपट्टे के साए में लिए नीचे चली आईं। मामा ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, उन्होंने उसकी पेशानी पे प्यार करते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट मामा को मुतमईन कर गई। दी एंड।